इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5.2, जिसका नाम है पार्लियामेंट। और पिछले वीडियो में हमने 5.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 5.2। तो देखिए, टॉपिक नंबर 5.2 में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जैसे ही हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जो ऑफिस मेमोरेंडम वाला एग्जाम्पल देखा था पहले वाले वीडियो में, तो क्या आपको वहाँ पर पार्लियामेंट का रोल याद है कि वहाँ पर पार्लियामेंट का रोल उस डिसीजन में क्या था? तो वहाँ पर आपने पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं देखा था। उसका रीज़न ये था कि जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था, और एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि उसमें पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं था। तो चलिए वापस चलते हैं उस स्टोरी पर, देखते हैं कि पार्लियामेंट वहाँ पर क्या रोल अदा किया था पार्लियामेंट ने उस डिसीजन में, और किस तरीके से पार्लियामेंट का वहाँ पर रोल था। तो आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कंप्लीट करके कहा गया है कि हम याद कर सकते हैं कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को एड्रेस करते समय प्रेसिडेंट ने इस बात को मेंशन किया। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन, तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो जो डिसीजन लिया उसको फिर जाकर वहाँ पर पार्लियामेंट में बताया भी लोगों को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे प्रोसेस में जो डिसीजन था वो डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा नहीं लिया गया था, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो डिस्कशंस हुए थे उस टॉपिक के ऊपर और जो रिपोर्ट्स पार्लियामेंट द्वारा दिए गए थे, वो एक तरीके से उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया कि जो डिसीजन का जो इन्फ्लुएंस था, या फिर जो उसका किस तरीके से उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, इस चीज़ को पार्लियामेंट के डिस्कशंस या फिर पार्लियामेंट ने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया था। और पार्लियामेंट ने एक तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप इस तरीके से इस नियम को लागू कीजिए, आप अपने मन के अनुसार मत चलिए, बल्कि जो मंडल रिकमेंडेशन है उसको आप लागू कीजिए। तो इस काम में पार्लियामेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि देखिए, जो पार्लियामेंट है अगर वो इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो जो गवर्नमेंट है वो इस डिसीजन के साथ आगे नहीं जा सकती थी, यानी कि इस डिसीजन को लागू नहीं कर सकती थी। और आप सोच सकते हैं क्यों? तो देखिए वहाँ पर यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, उसको हम यहाँ पर याद कर लेते हैं कि देखिए कि पार्लियामेंट अगर एक तरीके से इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो वो क्या कर सकती थी कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव, मतलब कैंसिल करने के लिए। तो उसमें सिंपली वो सरकार को गिरा सकती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकती थी। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आखिर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत ही क्यों है? जो सरकार है वो जब फैसले ले सकती है बिना पार्लियामेंट के मर्जी के, यानी बिना पार्लियामेंट से पूछे, तो आखिर हम पार्लियामेंट की बात यहाँ पर क्यों करें और पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों है? इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया की बात करें, यूएसए की बात करें, या फिर किसी और कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर आपको एक असेंबली देखने को मिलेगी जहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने एक तरीके से जो जनता के पावर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरीके से लोगों के बदले में एक पॉलिटिकल अथॉरिटी वहां पर शो करते हैं या फिर उसको एक्सरसाइज करते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इसी तरीके के नेशनल असेंबली को जहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आते हैं, उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। और अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो इस असेंबली को लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो देखिए, अलग अलग देशों की बात करें तो अलग अलग देशों में नाम जो है वो आपको अलग अलग मिल सकता है। कुछ देशों में पार्लियामेंट कहा जाता है, इंडिया में संसद कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, यानी उनके पास जो पावर होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे, यानी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कहीं पे कुछ ज़्यादा पावर्स है पार्लियामेंट के पास, कहीं पे कम पावर्स हैं। तो इसलिए जो एक तरीके का पैटर्न है वो आपको पूरी दुनिया में सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए, कुछ एक तरीके से पावर्स या फिर हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पार्लियामेंट के कि आखिर पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो
पॉइंट लिखा गया उसमें लिखा गया पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। यानी कि जो भी नियम कानून बनाने होंगे किसी भी देश में, चाहे आप इंडिया की बात करें, यूएसए की बात करें, तो जो पार्लियामेंट है वो एक तरीके की फाइनल अथॉरिटी होगी, यानी उसके मर्जी के बिना आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, कोई भी कानून चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए ये जो टास्क है लॉ मेकिंग का, यानी कानून बनाने का या फिर लेजिस्लेशन का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो असेंबलीज हैं उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है, और जो पार्लियामेंट है पूरी दुनिया में वो लॉज, नए लॉज बनाते हैं या फिर पुराने लॉज को चेंज करते हैं, या फिर पुराने लॉज जो है उसको एबॉलिश भी करते हैं और उनके जगह पर नए लॉज बनाते हैं। तो इंडिया में भी आप जानते हैं कि इंडिया में भी बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। हाँ, अध्यादेश आ सकता है लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो आपको कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन लेना ही होगा। और इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यानी जो पार्लियामेंट है उसके पास किसी न किसी तरीके से सरकार के ऊपर कंट्रोल होता है। यानी कि जैसे इंडिया में आप देखते हैं तो इंडिया में जो सरकार बनती है, सरकार को पार्लियामेंट में बहुमत प्रूफ करना होता है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट है उनके पास किसी न किसी तरीके से सरकार का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होता है। बहुत सारे कंट्री में जैसे कि इंडिया है, वहाँ पर जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट है और फुल है। और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ पर सपोर्टिंग के रूप में पार्लियामेंट काम करती है, लेकिन जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है पार्लियामेंट के पास। और जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो कोई भी डिसीजन तभी ले सकते हैं जब उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिले, पार्लियामेंट उनके फेवर में रहे। यानी कि अगर पार्लियामेंट उनके फेवर में नहीं रहती है तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास सरकार का कंट्रोल है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी डेट गवर्नमेंट्स हैव। यानी कि ज़्यादातर कंट्रीज में कोई भी पब्लिक मनी जो है वो बिना पार्लियामेंट के परमिशन से, यानी बिना पार्लियामेंट के आदेश के बिना सरकार जो है वो खर्च नहीं कर सकती। जैसे इंडिया में आप देखते हैं तो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है अगर सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करने किसी चीज़ के ऊपर, तो उसी तरीके से ज़्यादातर कंट्रीज में भी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है पॉइंट नंबर 4। वो है कि देखिए पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फॉरम होता है डिस्कशन और डिबेट का पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर या फिर नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर। यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, जनता के हक में क्या होगा, जनता के फेवर में क्या होगा, सरकार कोई काम सही कर रही है, गलत कर रही है, उसको पब्लिक को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो कि जनता से रिलेटेड इशूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैनल होता है, यानी जहाँ पर लोग आकर डिबेट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो फोरम है वो हमारा पार्लियामेंट होता है। और पार्लियामेंट जो है वो देश में किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकती है, उसको प्राप्त कर सकती है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पार्लियामेंट के 2 हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको हम देख लेते हैं उस टॉपिक को। तो देखिए आज के समय में जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक तरीके से कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सरकार चलाने में। और इस वजह से जो ज़्यादातर बड़े कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट के रोल को या फिर पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसको चैम्बर्स ऑफ हाउसेस कहा जाता है। इंडिया में भी आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इसी तरीके का पैटर्न अपनाया गया है। और एक हाउस जो है वो यूजुअली डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है जनता द्वारा, और वो रियल पावर को एक तरीके से अपने पास रखते हैं जनता के बदले में, यानी कि जनता के जो पावर है उसको वहां पर एक्सरसाइज वो करते हैं। और जो दूसरा हाउसेज है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और वो कुछ स्पेशल फंक्शंस करती है, स्पेशल काम करती है, और उसको कुछ इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट किया जाता है। जैसे इंडिया में आप राज्यसभा को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए जो सेकंड हाउस होता है, यानी कि इंडिया में जैसे राज्यसभा है उसका कुछ स्पेशल काम होता है, कुछ स्पेशल काम होते हैं जैसे कि स्टेट्स का ख्याल रखना, कि यानी स्टेट्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ चाहती है तो उस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना, या फिर कुछ स्पेशल रीजन्स हैं जहां के बात को सरकार तक पहुंचाना, या फिर जो फेडरल यूनिट्स है उनके बात को सरकार तक पहुंचाना। यानी जैसे राज्यसभा है तो कोई राज्य है वो अपने बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, संसद में पहुंचाना चाहता है, तो वो राज्यसभा के जरिए पहुंचा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसको 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया है। जो 2 हाउसेज हैं उनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहला यानी कि राज्यसभा, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल
वो ये हो गया लोकसभा। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रेसिडेंट है वो अलग है, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन वो डायरेक्टली इन हाउसेस के मेंबर नहीं होते या फिर डायरेक्टली वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इस चीज़ को एक तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात से कि कोई भी जो हाउस है, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा कोई भी कानून बनाना चाहता है या फिर कुछ चीज़ें पास करना चाहता है, तो वो इफेक्ट में तभी आएंगी जब वो प्रेसिडेंट द्वारा उस पर सिग्नेचर कर दिया जाएगा या फिर प्रेसिडेंट द्वारा उस पर हामी भर दी जाएगी कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा है उसका इलेक्शन किस तरीके से होता है, और वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को एक तरीके से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। जो हाउसेज है, ये दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आंसर करके आप इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस बोल देता हूँ, आप अपने मन में आंसर को रिसाइड करें, उसको बोलें, तो उस तरीके से आपका रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स राज्यसभा में और लोकसभा में। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, यानी कि इन दोनों सभाओं के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स, लोकसभा का क्या है, राज्यसभा का क्या है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इज इट परमानेंट, जो ये हाउसेज हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये इनको डिसॉल्व किया जा सकता है या फिर ये परमानेंट है। ये दोनों चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, लोकसभा के बारे में भी, राज्यसभा के बारे में भी। तो मैं यहाँ आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको खुद से समराइज कर सकते हैं, खुद से एक तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 4 तो पढ़ा ही है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, यानी इन दोनों हाउसेज में से, लोकसभा और राज्यसभा में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ऐसा अपेयर होता है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसको कई बार अपर चैम्बर या फिर अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को हम लोअर चैम्बर या फिर लोअर हाउस कहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो राज्यसभा है वो ज्यादा पावरफुल है लोकसभा से, इसीलिए उसको अपर हाउस और लोअर हाउस कहा जाता है। देखिए ये जो तरीका है नेमिंग का, ये काफी पुराना तरीका है और इसको अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके जरिए हम समझेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है या फिर किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। तो देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यसभा को स्टेट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स देती है, कुछ स्पेशल पावर्स देती है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर मैटर्स की बात करें तो ज़्यादातर मैटर्स में जो लोकसभा है उसके पास सुप्रीम पावर हम कह सकते हैं या फिर ज़्यादा पावर है ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम समझ लेते हैं जिसके जरिए हम समझेंगे किसके पास ज़्यादा पावर है। तो देखिए पहला पॉइंट कहता है एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, यानी कोई भी जो कानून बनता है ऑर्डिनरी कानून वो उसको बोथ द हाउसेज यानी दोनों हाउसेज से पास होना होता है। लेकिन कोई अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस आता है इन दोनों हाउसेज के बीच में तो जो फाइनल डिसीजन है उसको ज्वाइंट सेशन में लिया जाता है, यानी कि दोनों जो सदन है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठेंगे और एक साथ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और फिर उसको पास करेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो लोकसभा है वहां पर जो मेंबर्स की संख्या है वो काफी ज्यादा है, इसलिए इस तरीके की मीटिंग में जो लोकसभा की मर्जी है वो ज्यादातर चलती है। इसके बाद यहां पर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, यानी कि जो लोकसभा है उसको पैसे के मामले में ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो यहां पर साफ कहा गया है कि लोकसभा जो है वो मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ पास करती है या फिर कोई भी बजट पास करती है सरकार का, तो राज्यसभा जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जो राज्यसभा है वो उसको सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकती है या फिर चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, और लोकसभा की ये मर्जी है कि वो इस चेंजेस को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। यानी कि राज्यसभा को मनी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें कोई भी पावर नहीं दिया गया है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो लोकसभा है उसके पास सरकार का एक तरीके से कंट्रोल होता है, मिनिस्टर्स का कंट्रोल होता है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकार जिसके पास लोकसभा में समर्थन है बहुमत वही सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं कि जिसके पास राज्यसभा में बहुमत है वो जाकर सरकार बना लेगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा में उसको बहुमत प्रूफ करना है और वो आसानी से जाकर सरकार बना सकता है। अगर किसी पार्टी के पास, किसी व्यक्ति के पास राज्यसभा में बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, लेकिन लोकसभा में नहीं है, तो वो सरकार नहीं बना सकता है।
इसके साथ ही देखिए लोकसभा के अगर ज़्यादातर मेंबर्स यानी कि बहुमत जो है वो ये कहते हैं कि हमारा सरकार के प्रति नो कॉन्फिडेंस है, यानी सरकार में हम विश्वास नहीं रखते, सरकार ये सही काम नहीं कर रही है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं इन सभी को अपने पद छोड़कर, यानी सरकार गिर जाएगी, सरकार को छोड़कर जाना होगा। और ये जो पावर है ये राज्यसभा के पास नहीं है, यानी कि राज्यसभा जो है वो डिस्कशन कर सकती है, डिबेट कर सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है, लेकिन वो सरकार को गिरा नहीं सकती है, सरकार के पावर्स को खत्म नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके पावर्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये टॉपिक है अ डे इन लोकसभा, इसको आप खुद से ही पढ़ लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5.3, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।